नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सातपुरा मोहल्ले की 3 दिनों से गायब 4 वर्षीय बच्ची का शव मोहल्ले के पोखर से मिला। चुनाव आयोग ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 15 दिसंबर को होगा मतदान। और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम सदर अस्पताल में पहुंची औचक निरीक्षण के लिए। तो ये थी आज की मुख्य समाचारें। अब खबरें विस्तार से। सतपुरा मोहल्ले से 3 दिनों से गायब 4 वर्षीय बच्ची का शव उसी के मोहल्ले के पोखर से मिलने के बाद मचा हड़कंप। शहर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 4 वर्ष की मासूम बच्ची की किसी ने हत्या कर शव को मोहल्ले के ही पोखर में फेंक दिया। दरअसल काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र सातपुरा दुर्गा मंदिर के समीप 3 दिनों से लापता 4 वर्षीय बच्ची अनुष्का का शव सातपुरा मोहल्ले के ही जकड़िया कॉलोनी के पोखर से मिला। इस घटना के बाद आक्रोशित मोहल्ले के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर नगर डीएसपी राघव दयाल समेत कई थाना की पुलिस पहुंची, लेकिन घटना से आक्रोशित लोग पुलिस के सामने हंगामा करते रहे। वहीं नगर डीएसपी पूरी घटना की छानबीन की। दरअसल मृत बच्ची के माता पिता अपने मामा के यहाँ दार्जिलिंग से घूमने आए थे और 3 तारीख को सुबह में घर के बाहर से ही बच्ची गायब हो गई और आज उसका शव मोहल्ले के ही पोखर से मिला। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक महिला को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया है। नगर डीएसपी ने बताया कि पूरी घटना की छानबीन की जा रही है। एक छोटी सी बच्ची थी, अपने ननिहाल में आई हुई थी 2 दिन पूर्व से। 3 तारीख से वो गुम हो थी। गुम सुधा के लोग सनहा दिए थे, जिसके आधार पर अपहरण का केस दर्ज हुआ था और उसका आज डेड बॉडी यहाँ बगल में मिला है तालाब में। लोगों को कुछ लोगों पर शंका है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जिस आवेदन आएगा हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे और इन लोग सबको पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। सर क्या लग रहा है सर, बच्चे को मारा गया कि डूब के? अभी तो अनुसंधान चल रहा है, जैसा होगा हम लोग बताएंगे। अभी अब डूबा है कि मारा गया है अभी तो कहना मुश्किल। फटगान आ जाता है तो मैं बताऊंगा फिर आगे की बात। वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के पार्षद पति ने कहा कि पूरी घटना समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्योंकि वो बच्ची बाहर से आया था, अर्थात कि यहाँ वो रहता नहीं था। उसके जो पर्व है, हमारे हिंदू पर्व होता है छठ में उस भाई यहाँ रहता है, भाई के यहाँ बहन बच्चों के साथ आया था। छोटा सा बच्चा है, निकल के चला वो गुम हुआ। अब इसमें जो यहाँ के समाज के सभी लोगों ने उस बच्चों को खोजने में, यहाँ तक कि यहाँ के मस्जिद से अनाउंस करने में और पुलिस प्रशासन का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिला, चाहे मीडिया में भी बातें आई, तो ये तमाम प्रयास किया गया, लेकिन बच्चा का लाश अभी मिला है, जो वास्तव में हमें कहना है कि वो एक संवेदनशील कहीं न कहीं संदेहपूर्ण वातावरण में है और पुलिस प्रशासन पर विश्वास और भरोसा है कि सही तथ्यों को सामने लाकर और समस्या का हल होगा। लेकिन जो भी हुआ है इस समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और खासतौर जकड़िया कॉलोनी जैसे जगहों पर ही होना बहुत ही कष्टदायक है। चुनाव आयोग द्वारा कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा करने के बाद जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। कुढ़नी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में जिला निर्वाचन शाखा ने तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। वीवीपैट और ईवीएम की मेंटेनेंस कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को अलग अलग कार्यों के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी को ईवीएम गोदाम से जुड़े कार्यों की जिम्मेवारी दी गई है। कोषागार में रखी ईवीएम और वीवीपैट को प्रेस क्लब में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दूसरी जगहों से प्राप्त ईवीएम से डाटा हटाए जाने का निर्देश भी दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाने का निर्देश दे दिया गया है। चुनाव को लेकर पूर्व से किए जाने वाले कार्यों को लेकर भी निर्देश दिया गया है। वहीं कुढ़नी उपचुनाव की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 5 दिसंबर को वोटिंग और
8 दिसंबर को काउंटिंग का आदेश दिया है। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रेस नोट जारी हो गया है और प्रेस नोट जारी होने के साथ ही कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी हो गई और एसडीओ वेस्ट के द्वारा 144 धारा के अंतर्गत आदेश भी निर्गत किया जा रहा है। इसकी पूरी रूपरेखा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कर दी गई है और 10 तारीख को गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा आरओ के द्वारा और उसके हिसाब से ही उस समय से ही लोग नॉमिनेशन जो भी अभ्यर्थी चाहे नॉमिनेशन कर सकते हैं। 17 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट रखा गया है और नॉमिनेशन की स्क्रूटनी और विड्रॉल आदि प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से चयनित जो अभ्यर्थी रहेंगे उनका डेट ऑफ पोलिंग 5 दिसंबर निर्धारित किया गया है और 8 दिसंबर को उसकी काउंटिंग की जाएगी। इस पूरे इलेक्शन को लेकर के करीब इसमें 3,11,728 मतदाता हैं और 320 बूथ रहेंगे। हम लोगों के द्वारा पूरी व्यापक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जैसा मैंने बताया कि आज से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और चूंकि इलेक्शन में कई विभागों के समन्वय की आवश्यकता होती है तो सभी विभागों का इसके समन्वय से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस पूरे इलेक्शन को काफ़ी शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है और हम लोग इसको निश्चित रूप से पूर्ण कराएंगे। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि सभी बूथों पर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त निर्वाचन कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। कुढ़नी विधानसभा में होने वाले जो प्रपोज्ड इलेक्शन है उसमें चुनावों की तैयारी के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से सख्ती से पालन किया जाएगा। इस मामले में जो संबंधित थाने हैं उन सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा इस क्षेत्र में इस फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें, स्टैटिक टीमें भी बनाई गई हैं और पुलिस के क्यूआरटी टीमें भी हैं जो कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था के लिए और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं इलेक्शन को लेकर के उसको पूरा कराएंगे। और इसमें जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं एवं गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया है। पूर्व से भी वो चिन्हित लिस्ट है, उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, इसके अलावा डिटेंशन की जो कार्रवाई है सीसीए की वो भी की जाएगी। इस तरीके से जो संवेदनशील बूथ की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। टोटल 320 बूथ्स हैं जिसमें जहाँ पर भी हम लोग को आवश्यकता होगी उसको उसी प्रकार से पूरी तरीके से संवेदनशील बूथ, क्रिटिकल बूथ और जो अगर कहीं पे भी अन्य जरूरी बूथ हैं उनके लिए वहाँ पे उसी तरीके। पूर्व विधायक अनिल सहनी द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व विधायक केदार गुप्ता ने कहा कि विधायिका का मजाक उड़ा रहे हैं। एलटीसी घोटाले के कारण अपनी विधायकी गंवाने वाले मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल सहनी के लाखों दावों के बीच निर्वाचन आयोग ने कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को चुनाव होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। शुक्रवार को डॉक्टर अनिल सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि कुढ़नी में उपचुनाव नहीं होगा। शनिवार को इसे लेकर कुढ़नी के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अनिल सहनी विधायिका का मजाक उड़ा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। अब उन्हें क्षेत्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो काम उन्होंने किया है वह किसी भी तरह से माफी के योग्य नहीं है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव होने से क्षेत्र की जनता काफी खुश है और उन्होंने दावा किया है कि भाजपा भारी मतों से कुढ़नी उपचुनाव जीतेगी। देखिए, अब तो चुनाव आयोग आज घोषणा कर दिया है कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव का। ऐसे तो पहले ही विधानसभा की सदस्यता पूर्व के जो थे उनका सदस्यता समाप्त हो गई थी। उसके बाद से ही वहां की जनता, कुढ़नी की जनता में खुशी का माहौल था कि कितना जल्द चुनाव हो जाए, क्योंकि 2 वर्ष से एक भी कुढ़नी में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। किसी के यहाँ कोई प्रतिनिधि होते हैं, जीतते हैं, बनते हैं, तो गरीब गुरबा या कोई भी फंक्शन होता है जो कहीं बुलाते हैं वहां लोग जाते आते रहते हैं। लेकिन पूर्व के जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वह कहीं नहीं गए, न कहीं आए और न कोई विकास का उन्होंने काम किया। 2015 में जब मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे भाजपा का उम्मीदवार बनाया और कुढ़नी की महाजनता ने जब उस पर मुहर लगाने का काम किया, उसके बाद मैंने कुढ़नी में 200 करोड़ से ऊपर का काम कराने का काम किया। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 5-7
मुख्य सड़क नहीं बना हो। 5-7 वहां जो है बड़े बड़े पुलिया बने हैं। हर पंचायत में 5-7-10 जो है ट्रांसफार्मर हमने लगवाने का काम किया, लेकिन विगत 2 वर्षों से एक भी काम विकास का नहीं हुआ। इसलिए जनता पहले से ही बेचैन थी कि कब चुनाव हो जाए, पुनः केदार गुप्ता को हम प्रतिनिधि के रूप में चुने। और जनता का ही यह आशीर्वाद है कि मैं घूम रहा हूं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग बता रहे हैं 2 साल के भीतर कुडनी की जनता अपने को पचा नहीं पाई। जिले में डेंगू का कहर जारी, अब तक 81 मरीज मिल चुके हैं। जिले में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं, लेकिन सिविल सर्जन का कहना है कि घबराए नहीं। मुशहरी के एक नए मरीज मिलने के बाद यह संख्या पहुंच गई है 81 पर। इस बीच श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 7 मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी की हालत नियंत्रण में है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोकथाम के लिए जहां मरीज मिल रहे हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही वहां आशा के जरिए मरीजों पर नजर रखी जा रही है। सभी पीएचसी प्रभारी को आदेश दिया गया है कि वह संबंधित इलाके में फॉगिंग करते रहे। शहरी इलाके में नगर निगम की ओर से भी फॉगिंग कराई जा रही है। डेंगू का अपडेट वही 81 पर गया हुआ है। 81 के बाद का भी अपडेट नहीं है, लेकिन कोई पैनिक स्थिति नहीं है। कहीं कोई पॉजिटिव केस नहीं, ये पॉजिटिव है, ये एक्टिव केस नहीं है, जिससे कि ज्यादा भयावहता की बात हो। सभी व्यवस्थाएं टंच है, चाहे वो इसका छिड़काव का मामला हो या फिर हमारा वो फॉगिंग का मामला हो, सब ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम से अपने विभाग से दोनों तरफ से चल रहा है। अब नागेश्वर महादेव मंदिर में बच्चों ने सामा चकवा त्योहार मनाया। पुरानी गुदरी रोड स्थित अर्थ नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भाई बहन के बीच स्नेह और समर्पण का सामा चकवा त्योहार मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सामा चकवा का खेल खेला और गीत भी गाया। वहीं मंदिर पुजारी उर्मिला देवी ने बताया कि यह एक लोक नाट्य है, जिसे बिहार में हर साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की समाप्ति से लेकर पूर्णमासी तक किया जाता है। इस लोक नाट्य में कुमारी कन्या अद्भुत अभिनय प्रस्तुत करती हैं। अभिनय में कन्याओं द्वारा सामा अर्थात श्याम तथा चेकवा की भूमिका निभाई जाती है। कार्यक्रम में मंदिर पुजारी उर्मिला देवी, मुस्कान, लिली, नंदनी उपस्थित थे। हम लोग सामा चकवा इसलिए खेलते हैं, हम लोग के भाई का उम्र बढ़े और उसका लंबा उम्र जाए, और खरीच बहन और भाई बहन सामा चकवा खेलते हैं। सामो चकवा है, खरीच बहन है, चकवा भाई है, भाई बहन के रिश्ता है, इसीलिए सामो चकवा खेलते हैं। जैसे अपन सहोदर भाई है, तैसे सामो चकवा भाई है, बहन है, बहन से भाई बहन के रिश्ता है। सामो चकवा इसीलिए खेला जाता है, पर्व मनाया जाता है। सामो चकवा खरीच बहन है। भाई बहन का सामा चकवा भाई बहन का लंबा उम्र होता है। बुजुर्ग ने जिंदा रहते हुए अपना बरखी मनाया, कहा कि संत है, अपना काम खुद करते हैं। किसी की मौत के बाद उसका श्राद्ध और बरसी करना तो सामान्य है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने खुद के जीवित रहते खुद ही अपना श्राद्ध किया और अब बरसी भी मनाई। जिले के सकरा प्रखंड के भरतीपुर के 75 साल के बुजुर्ग हरिचंद्र दास ने पिछले साल खुद से अपना श्राद्ध किया था। इस साल उन्होंने उसकी बरसी भी मनाई। इस कार्यक्रम में पूरा गांव भी शामिल हुआ। बरसी की पूजा, भजन कीर्तन, सर मुंडवाने से लेकर भोज तक के सारे नियम से किए गए। हरिचंद्र दास 75 की उम्र की आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। उन्हें शंका रहती है कि उनके मरने के बाद उनके बेटे सही से उनका श्राद्ध करेंगे या नहीं। बस इसी सोच ने उन्हें खुद ही अपना श्राद्ध और बरसी करने की सोची। पिछले साल 15 नवंबर को उन्होंने अपना श्राद्ध किया था। तिथि के अनुसार इस साल 4 नवंबर यानी शुक्रवार को अपनी बरसी मनाई। हरिचंद्र दास ने पूरी विधि विधान के साथ अपनी बरसी की। पहले सिर मुंडवाया, फिर सफेद धोती पहनी। पंडित ने पूरे विधि विधान के साथ मंत्र भी पढ़े। फिर जो दान की प्रक्रिया होती है वह भी पूरी की गई। देर शाम तक सारे नियम पूरे किए गए। इसके बाद रात में भोज का आयोजन किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी और घर के अन्य सदस्य भी थे। जीवित रहते ही खुद से अपना श्राद्ध और बरसी करने के कारण जब उनसे पूछा गया तो बोले, हम साधु संत हैं, अपना सारा काम खुद करेंगे, इसलिए अपना श्राद्ध भी खुद से करते हैं। तो मतलब जीते जी लोग मरने के पश्चात उनके परिजन, उनके परिवार वाले श्राद्ध करते हैं, आप खुद से अपना श्राद्ध कर लिए? अपना शौक था श्राद्ध करने से, अपना श्राद्ध, अपना स्वयं, अपना कर्म, अपना
जो करते हैं परंपरा से करते हैं, हिंदू धर्म में जो मुक्ति प्राप्त होता है बाबा जी कराता है। बाबा जी कर्म कांड है, हम लोग आत्म कांड है। हम कर्म कांडी नहीं है, हम आत्म कांड। हमारे कबीर साहब जो गीता के अनुसार से बोले वो हिसाब से हमने श्राद्ध की है। क्या परिवार के लोग आपको नहीं मानते थे? बेटा वगैरह नहीं थे यहाँ पर जो सब मानते थे, देखभाल करने वाला जिसकी वजह से? देखभाल सतपुत्रों तो हमको बहुत अच्छी है, इसलिए जो हमको सेवा दुनिया जहाँ बीमारी पड़ते थे हमको नहीं उठ बैठ कर सकते थे। हम पेशाब से लघु संख्या में करते थे, डब्बा उठाकर फेंकती थी, सब काम कम करते थे, हमको सब कुछ सेवा था। तो इसमें बेटों की जो भूमिका होती है वो तो फिर निभा नहीं पाए आप खुद सब कुछ? जो बेटा वो प्रदेश रहता है, वो मांसाहारी है। मांसाहारी क्या है नहीं कर सकते, इसलिए हमको मांसाहारी से हमको कर्मकांड करवाने के लिए हमको आत्मकांड का हमको पसंद नहीं है, तो इसलिए आप हमने खुद कर लिया जी। इसलिए तो आगे क्या कुछ करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, अब हमको शरीर टूट जाएगा, बोल निकल जाएगा, माटी में खोद करके बाबा जी हो भुनिया रहेंगे तो बाबा जी गाड़ देगा, मठ में तो मठ में बाबा जी से गाड़ तो देंगे। अभी मान लीजिए अगर आपका निधन होता है तो फिर आगे क्या कुछ लोग करेंगे? क्या श्राद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। हरिचंदर साहब तो काहे वो किए हैं श्राद्ध जीते जी? अपना जीते जी में उनका इच्छा था कि जो हम मरने से आगे श्राद्ध क्रियाक्रम कर लेंगे। तो टोला मोहल्ला का लोग सब रोका कि नहीं? क्या कुछ प्रतिक्रिया रहा टोला के लोगों का? खास कुछ तो नहीं कहा लोग। आप लोग भी मोहल्ले के हैं, आप लोग क्या बोले उनको? शामिल हुए थे भोज भात में? शामिल हुए। विरोधो लोग किया टोला के लोग? नहीं किया। उनके इस कदम को कैसा मानते हैं? सही कदम है कि? वो अपना हिसाब से उनका। अच्छा, परिवार में क्या कुछ उनका स्थिति है? बेटा सब मानता है कि नहीं? बेटा सब, बेटी है थोड़ा सपोर्ट करती है। अच्छा, तो क्यों किए होंगे वो ऐसा, आपको पता होगा? सुनने में आया कि आप अपना श्राद्ध स्वयं कर रहे हैं। यह स्वयं पर साल 2021 में किए थे 15 नवंबर का। इस बार तिथि पड़ गया है 4 नवंबर का। हमारे बर्फी किए हैं। अच्छा, बरसी हो रहा है? हाँ, बर्फी किए हैं। खुद का श्राद्ध खुद से कर रहे हैं? हाँ, पर साल श्राद्ध किए थे 2021 में 15 नवंबर का। 4 नवंबर का पड़ गया है बर्फी तिथि से अनुसार से, तो अपन बर्फी कर लिए, हमारा सब काम क्लियर हो गया। क्या कारण है कि खुद से श्राद्ध कर रहे हैं? हम अपना खुद से, हम बाबा जी है, हम साधु है, साधु अपना हाथ से बाजार श्राद्ध कर लिए हैं। किसी को नहीं, हम तो मठ में भी ओकरे में हम तो घूमने वाला आदमी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सदर अस्पताल परिसर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने कई बिंदुओं पर नाराजगी जताई। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने शनिवार को राज्य स्वास्थ्य समिति की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं परखी। टीम में शामिल राज्य स्वास्थ्य समिति के डॉक्टर AK शाही, फिरोज आलम और प्रणय कुमार ने OPD, इमरजेंसी, महिला पुरुष वार्ड और MCH का जायजा लिया। करीब 1 घंटे तक टीम ने देखा कि डॉक्टर कितने बजे OPD में बैठते हैं, मरीजों को क्या सुविधा मिल रही है, जांच, अल्ट्रासाउंड और दवाएं मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी ली। इसके बाद दीदी के रसोई में मरीजों को दिए जाने वाले खाने की भी जांच की। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने टीम से कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इस दौरान मरीजों से भी जानकारी ली। टीम ने CS डॉक्टर UC शर्मा को मरीजों को 24 घंटे मिलने वाली सुविधाएं 60 दिनों में उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही फायर ऑडिट भी जल्द से जल्द कराने को कहा। राज्य स्वास्थ्य समिति की हमारी टीम आई हुई है इवेलुएट करने के लिए कि मिशन 60 डेज का जो पहले से जो कमी रह गई थी, जहाँ जहाँ कुछ काम बाकी था, उसमें कितना पूरा हुआ। तो हमको लगता है कि करीब करीब हम लोग अचीवमेंट के तरफ हैं। करीब करीब काम मेरा ठीक ठाक हो गया है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं कहीं कुछ रह गया है, जो फायर ऑडिट का था, कुछ पेपर डॉक्यूमेंटेशन का था, वो भी 1 आध दिन में लगता है कि पूरा। गंगा स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने बूढ़ी गंडक नदी के सभी घाटों पर बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान 8 नवंबर को होगा। नदियों के घाटों पर स्नान करने वालों की अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इसमें अवैध रूप से निजी नावों के परिचालन से शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है। वहीं SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि नदियों में निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस अधिकारी एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग का भी आदेश किया गया है। SDRF की टीम पूरे अलर्ट मोड में रहेगी। जहां भी उसकी आवश्यकता होगी वहां भेजा जाएगा। 48 घंटों के लिए नाव का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। सबको हम लोग चिन्हित कर दिया गया है और सभी नदी घाट पर हम लोग का पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो भी घाट है वहाँ भी बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया है। तो वहाँ ऑलरेडी बैरिकेडिंग रहेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं है।
और साथ ही 2 दिन के लिए जो नाव परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है। 144 का निषेधाज्ञा लागू किया गया है कि निजी नाव का परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। और इसके अलावा जो SDRF की टीम है वो भी हम लोग का अलर्ट मोड में रहेगा, जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ उसको भेजा जाएगा। सर ये सिर्फ 8 तारीख को ही रहेगा कि सर मैंने और दिन रहेगा? तो मैंने 8 तारीख को ही कर रहेगा, पूरे दिन रहेगा नहीं सर? 2 दिन के लिए 48 घंटा। 48 बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी काम का बहिष्कार करते हुए आंदोलन किया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दूसरे दिन शनिवार को भी कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रखा। 15 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रदेश महासचिव राजेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। आंदोलन के पहले चरण के तहत 2 दिनों का हड़ताल किया गया है। इसके बावजूद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो 14 नवंबर को राज्य के 56,000 कर्मचारी कामकाज ठप कर राजभवन मार्च करेंगे। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल के कारण क्लास से लेकर परीक्षाओं पर असर पड़ा। दूर दराज से आने वाले छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार शिक्षक और छात्रों के आंदोलन के कारण काम बाधित हो रहा है। छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 15 सूत्री मांग को लेकर के सरकार और कुलाधिपति महोदय को सैकड़ों पत्र बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के द्वारा लिखा गया और अपने 16 सूत्री मांग के प्रति बराबर हम लोग उनको लिखते रहे, लेकिन सरकार और राजभवन इसके प्रति लगातार उनके नकारात्मक रवैया होने के कारण हम लोग एक बार कड़े ढंग से निर्णय लिए अपने कार्यकारिणी की बैठक में, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, कि हम लोग आंदोलन करके सरकार को जगाने का काम करें। तो पिछले 15/10/2022 को हम लोग काला बिल्ला लगाकर राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किए। उसके बाद 4 और 5 तारीख को हम लोग राज्य के सभी विश्वविद्यालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। फिर भी अगर इसके बाद नहीं मानेगी तो हम लोग 14 नवंबर 2022 को राजभवन पैदल मार्च करेंगे। पटना विश्वविद्यालय से मार्च निकलेगा, जिसमें राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के 56,000 कर्मचारी भाग लेंगे और वहां से पैदल राजभवन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे और वहीं राजभवन के सामने ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिषद में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। SC, ST और छात्राओं के पाठ्यक्रम शुल्क माफ करने को लेकर धरना दिया। SC, ST एवं लड़कियों का सामान्य पाठ्यक्रम में भी सभी प्रकार के शुल्क माफी की योजना धरातल पर लागू करने समेत कई सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्र तीसरे दिन शनिवार को भी धरना दिया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में कुलपति का पुतला फूंका। इसी बीच छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। AIFS छात्र हित के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। उनकी मांग है कि कुलपति विश्वविद्यालय में बैठे और यहां आकर कार्य का संचालन करे। जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा ने बताया कि हम लोगों की 23 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। कुलपति विश्वविद्यालय नहीं आते और बाहर से विश्वविद्यालय का संचालन करते हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी होती है और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ गई है। जब तक कुलपति यहाँ नहीं आएंगे हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, चाहे पूरा साल ही आंदोलन करना क्यों न पड़े। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना का तीसरा दिन है। उसी उत्साह के साथ आज भी हम लोग बैठे हुए हैं। शुरुआत में हम लोगों ने बिहार विश्वविद्यालय कुलपति का धरना, जो उनका पुतला दहन किया और पुतला दहन के बाद हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारा जो मांग है, जो 23 सूत्री मांग है, आज भी हम उस पर बने हुए हैं। जब तक कुलपति नहीं आते हैं हम लोग चरणबद्ध तरीके से, इसी तरीके से और इसी उत्साह के साथ हम लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम लोग कहीं से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर वो चाहते हैं हम लोग 100 दिन बैठे, 200 दिन बैठे, हम लोग 200 दिन इस बार बैठेंगे, लेकिन हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। देखिए, लगातार छात्र संगठन करते हैं, लेकिन जो छात्र संगठन लगातार करते नहीं है वो लोग जो है ना, वो लोग बरसाती मेढक की तरह काम करते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि छात्र संघ चुनाव होने वाला है तो लोग मेढक की तरह निकल जाते हैं, टर बोल के एक दिन में सो जाते हैं। अगर आज वो मुद्दों के साथ हैं तो आ जाएं, हमारे बैनर तले बैठे, हमारे साथ बैठ जाएं।
क्योंकि हमारा भी जो 23 सूत्री मांग है, अगर वो करना चाहते हैं इस पे आंदोलन, तो हमारे साथ आए, बैठे, स्वागत रहेगा उनका। शहर का प्रदूषण लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए निगम प्रशासन युद्ध स्तर पर एयर क्लीन करने के लिए कार्य में जुट गई है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण का कारण शहर के नालों की गाद और मलबे है। शहर में 1097 जगहों पर नाले से निकालकर सूखने के लिए छोड़ी गई गाद हवा में उड़कर प्रदूषण बढ़ा रही है। वायु प्रदूषण पर पहली बार क्लीन एयर प्रोग्राम के जरिए हुए सर्वे में यह मामला खुला है। क्लीन एयर प्रोग्राम के डैशबोर्ड पर लोगों की शिकायत और शहर में हुए सर्वे के नतीजे जारी किए गए हैं। क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत जिलों में वायु प्रदूषण के कारणों की सीधे मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित शहर पटना, गया और मुजफ्फरपुर में इस डैशबोर्ड से शहर में वायु प्रदूषण के लिए हो रही कार्यों का हर दिन जायजा लिया जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 3 सर्वेयर ने शहर को 3 जोन में बांटकर निरीक्षण किया था, जिसमें 1097 जगहों पर मलबा और नाले की गाद सूखने से वायु प्रदूषण हो रही है। इसमें 200 से अधिक जगहों पर आरसीटी और बुडको की योजना में ठेकेदार की लापरवाही खुलकर सामने आई है। सर्वेयर ने सर्वे के बाद मलबा हटाने और निर्माण स्थलों पर पानी छिड़काव का निर्देश दिया था। पहले जोन में वार्ड 1 से 16 तक में सड़कों पर 271 जगहों पर सैनिटेशन का मलबा और 34 जगहों पर निर्माण के कारण वायु प्रदूषण पाया गया। दूसरे जोन के वार्ड 17 से 32 में 293 जगहों पर नाले की गाद व 188 जगहों पर निर्माण कार्यों के मलबा और जोन 3 के वार्ड 33 से 49 तक में 311 जगहों पर सैनिटेशन मलबा और 875 जगहों पर निर्माण कार्यों के चलते वायु प्रदूषण पाया गया। नगर आयुक्त नवीन कुमार का कहना है कि सर्वे में दिए गए सभी स्पॉट पर सिटी मैनेजर के नेतृत्व में पर्यावरण अधिकारी की टीम कार्य की मॉनिटरिंग कर रही है। नगर निगम के द्वारा जो हमारा 3 रोड स्वीपिंग मशीन है, उनको हम अब रात में भी निकालेंगे, मेन रोड जो है उनकी साफ सफाई के लिए, और स्प्रिंकलर मशीन हमारे पास 2 हैं, तो उन दोनों को, ताकि रोड से जो धूल है और जो मिट्टी के जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन सबको हटाया जा सके और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जो पॉल्यूशन के जो आंकड़े हैं उसमें किस प्रकार के मॉलिक्यूल की बात की गई है, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है? हाँ, इसमें यहाँ का कुछ एरिया का जो है वो सीवियर कैटेगरी में दिखाया गया है। मिठनपुरा और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके कारण जो बढ़ रहा है, तो वही सीवियर कैटेगरी में है, थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।